हाँ तो गाइज़ कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए बीएसओ का फॉर्म 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है फिलअप होना। तो जो लोग एलिजिबल हैं उसके लिए जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दीजिए और प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि 21 अप्रैल लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का। तो ज़्यादा समय नहीं आपको वेट करना है और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए। और इस बीच में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ बने रहें। तो चलिए फिर ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 ज़रूर इसका देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, जिन लोगों को ज़रूरत है प्लेलिस्ट से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक गोल्जी कॉय के बारे में। कोशिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ये गोल्जी कॉय। तो इसकी खोज की गई थी, कैमिलो गोल्जी ने किया था। इटली के ये वैज्ञानिक थे। गोल्जी कॉय की क्रियात्मक इकाई को हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं, सिस्टर्नी। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है गोल्जी कॉय को, ठीक है, यातायात प्रबंधक। गोल्जी कॉय का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य है श्रवण, यानी कि सेक्रेशन करना, ठीक है। इसका मुख्य कार्य है सेक्रेशन, श्रवण करना। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण गोल्जी कॉय के द्वारा ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। सेकेंड आता है लाइसोसोम। अब देखिए हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो एक तरह से क्विक रिवीजन के पर्पज़ से, अगर आप डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो अलग हमारी वीडियो है, आप देख पाएंगे। लेकिन ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्विक रिवीजन के पर्पज़ से है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ों का कलेक्शन किया गया। साथ ही साथ हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी देखेंगे, तो एक तरह से आपके पास अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था 1948 में। लाइसोसोम एक प्रकार का एंजाइम होता है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है बाह्य पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना। आत्महत्या की थैली, कोशिका के आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। कोशिका का एटम बम भी कहते हैं लाइसोसोम को। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि स्तनधारियों के आरबीसी में, ठीक है, स्तनधारियों के आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक राइबोसोम। तो देखिए राइबोसोम में क्या है कि राइबोसोम की खोज पैलेड ने किया था। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम राइबोसोम जो है वो रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में पादप में देखा था, ठीक है, पादप कोशिका में देखा था। पैलेड ने 1953 में ही जंतु कोशिका में देखा था। तो यहाँ पे जो पैलेड क्या बात आ रहा है वो जंतु कोशिका के लिए और पादप कोशिका के लिए रॉबिन्सन और ब्राउन थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और इसका जो नामकरण किया गया था, रोबोसोम जो नाम दिया गया था वो रॉबर्ट ने दिया था, ठीक है, 1958 में। तो ये याद रखिएगा। राइबोसोम बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएनए और प्रोटीन के। राइबोसोम का निर्माण होता है केंद्रिका के द्वारा। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 70S और 80S प्रकार के। अच्छा, यहाँ पे जो एस आप देख रहे हैं, ये एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है स्वीड वर्गस इकाई होता है, स्वीड वर्गस इकाई। ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है कभी पूछ ले कि 70S जो है इसमें एस क्या है, तो इसका मतलब होता है स्वीड वर्गस इकाई, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार का होता है और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जैसे प्रोकैरियोटिक का पहला लेटर पी से लिखेंगे तो ये 70S होता है, ठीक है, 70S। और यूकैरियोटिक हम यू लिखते हैं, ये होता है 80S। तो आप क्रिकेट के तो फैन सभी लोग होते हैं, तो यहाँ पे आप जानते हैं फुटबॉल होता है या फिर जो भी होता है अंडर 18, अंडर 17, अंडर 19, अंडर 20, इस तरह से होता है। तो अंडर, यू से अंडर 18, अंडर 18 कहो या फिर अंडर 80 कहो, तो ये इस तरह से याद रख सकते हो। लेकिन पी से तो ऐसा कुछ नहीं होता ना कि P70 कुछ तो होता नहीं है। अंडर 80, अंडर 17 इस तरह से हम पढ़ते हैं। तो पी आप अंडर 80 याद रखेंगे, ठीक है, अंडर 80, राइट। तो इस तरह से याद रहेगा। नेक्स्ट आता है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम के होता है। प्रोटीन का संश्लेषण, यही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा होता है। प्रोटीन का फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। अब बात करते हैं हम लोग लवक के बारे में। यहाँ से भी कई सारे प्रश्न आते हैं। जैसे लवक प्लास्टिड जो है ये पादप में पाया जाता है और ये 3 प्रकार के होते हैं। अवर्णी लवक, जिसे इंग्लिश में हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट और हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, ये 3 चीज़ें होती हैं। अवर्णी लवक क्या होता है? तो ये सूर्य के प्रकाश के बहुत ही दूर, मतलब सूर्य के प्रकाश से इसका लेना देना नहीं होता है, क्योंकि ये जड़ों में, कोशिकाओं के जड़ों में देखने को मिलता है, जहाँ पर भोजन का भंडारण ये लोग करते हैं। यानी अवर्णी लवक भोजन के भंडारण में मदद करता है, जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। साथ ही साथ सेकेंड पॉइंट है कि फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करना, तो ये होता है आपका क्रोमोप्लास्ट के द्वारा, यानी कि वर्णी लवक के द्वारा।
और पौधों के पत्तियों का रंग हरा जो होता है वो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। और क्लोरोप्लास्ट में कौन सा तत्व होता है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे धातु मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम होता है। पत्तियों का रंग पीला होना कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है, कैरोटीन के निर्माण कारण। प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है हरित लवक को, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अलग अलग जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनमें आपने रंग देखा होगा, तो उसका रंग किस कारण से होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, हल्दी का पीला रंग जेंथोफिल के कारण, पपीता का पीला रंग होता है कैरिका जेनिथ के कारण, सेव का लाल रंग एंथोसाइनिन, मिर्च का लाल रंग होता है कैप्सेथिन के कारण, गाजर का जो कौन सा वर्णक होता है तो कैरोटीन के कारण, ठीक है, कैरोटीन के कारण। तो ये सब याद रखिएगा, रिपीट होते रहता है। अब बात करते हैं केंद्रक। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। कोशिका प्रबंधन का कार्य करता है केंद्रक। कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है केंद्रक को। केंद्रक का मुख्य जो भाग होता है वो होता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन बना होता है प्रोटीन, हिस्टोन और डीएनए से। कोशिका का निर्जीव रचना है रसधानी, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ से पेपर के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए कोशिका विभाजन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा भी मैं बताऊँगा आपको, वो भी याद रखिएगा। जैसे कि केंद्रक विभाजन की क्रिया क्या कहलाती है, तो केंद्रक विभाजन की क्रिया हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि माइटोसिस जो होता है वो काई कोशिकाओं में होता है। सबसे पहले ध्यान रखिए कि कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 में विर्चाउ ने देखा था। और समसूत्री विभाजन की हम बात करते हैं तो समसूत्री विभाजन वाल्थेयर फ्लेमिंग ने 1879 यानी 1879 में देखा। बाद में 1882 यानी 1882 में इस क्रिया को माइटोसिस नाम दिया था, ठीक है, माइटोसिस नाम दिया था। और समसूत्री विभाजन 5 चरणों में होता है, ये याद रखेंगे, 5 चरणों में होता है। अब आगे आते हैं, बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन, जिसे हम लोग मायोसिस कहते हैं। तो अर्धसूत्री जो है इसे खोजा गया था बीजमैन के द्वारा, ठीक है, बीजमैन के द्वारा। 1905 में फार्मर और मोरे ने 1905 में इसे देखा था, और इसे मायोसिस जो नाम दिया गया था वो फार्मर और मोरे ने नाम दिया था, ठीक है। लैंगिक यानी लैंगिक कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जबकि समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। असूत्री विभाजन जीवाणुओं में होता है, सिर्फ जीवाणुओं में नहीं होता है, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ, इन सभी में असूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, तो मैंने आपको बताया कि समसूत्री विभाजन की जो खोज की गई थी वो वाल्थेयर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट जो अर्धसूत्री विभाजन की जो खोज आप देख रहे हैं, खोज तो किया गया था बीजमैन के द्वारा, लेकिन नाम दिया गया था, ये जो माइटोसिस है वो फार्मर और मुरे ने दिया था। तो यहाँ पे एक नाम और याद रखिएगा, बीजमैन, राइट। ऑप्शन में जो भी हो उसे आप टिक कर लेना, अगर फिर दोनों हो तो खोज बीजमैन ने किया था। नेक्स्ट आता है जैव विकास। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत डार्विन ने दिया, सभी को पता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा था यहाँ जैव विकास से। उत्परिवर्तन का सिद्धांत एच.डी. व्रीज ने दिया है। नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी डार्विन ने दिया है। ये 3 प्रश्न ही आपको पता होगा कितना बार पूछा गया। विकास का सिद्धांत डार्विन, ये चारों प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हमेशा रिपीट होता है। अब बात करते हैं अनुवांशिकी। तो अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर मेंडल को हम लोग जानते हैं। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था, मटर के पौधे का। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी किसने कहा था, तो डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाटसन ने 1905 में किया। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि अनुवांशिकता की मूल इकाई क्या होती है, जीन। अनुवांशिकता की मूल इकाई होती है जीन। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया 1909 में। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जीन एक एंजाइम का प्रतिपादन, सिद्धांत का प्रतिपादन विडल और टैटम ने किया था। गैमिट का शुद्धता का नियम का प्रतिपादन मेंडल ने किया। जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियम काल में हुई थी। तो ये भी तीनों याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं हम लोग क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पर। तो देखिए अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है गुणसूत्र। गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम की खोज स्टार्स बर्गर ने 1875 में किया था। क्रोमोसोम शब्द का नामकरण सर्वप्रथम किया गया वाल्डेयर के द्वारा 1888 में। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से, ये याद रखेंगे। मनुष्य तथा जंतुओं में लिंग निर्धारण होता है गुणसूत्रों के कारण ही। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी या फिर 46 होते हैं। लिंग गुणसूत्र कहलाता है। 23वां जो जोड़ा होता है वो लिंग निर्धारण करता है।
पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है, तो पुरुष XY और स्त्री XX, ठीक है। पुरुष में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है XY होता है, और महिलाओं में 23वां जोड़ा XX होता है। मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण, बच्चों का जो होता है वो पिता के गुणसूत्र पर XY द्वारा निर्धारित होता है। अब आता है कि एक लड़का अपने पिता से विरासत में क्या प्राप्त करता है, तो 22 तो गुणसूत्र होता है, लेकिन एक जो 23वां होता है वो Y होता है, तो ये याद रखिएगा 22 + Y। न्यूक्लियस अम्ल की खोज जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिसर ने 1869 में किया। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है न्यूक्लियोटाइड से। 2 न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, RNA और DNA। RNA का पूर्ण रूप होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, DNA का होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने तैयार किया था, वाटसन एंड क्रिक ने 1853 में, और इस कार्य के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1962 में। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया, तो कार्नबर्ग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, तो कार्नबर्ग ने। नेक्स्ट आता है कि DNA होता है एक अनुवांशिक पदार्थ होता है। DNA का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण के नियंत्रण करना और अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। तो कुल मिलाकर के हमारे पास आज इतने सारे फैक्ट्स थे टॉपिक्स के। अब हम बात करते हैं MCQ, जो कि इन्हीं सभी टॉपिक्स से मिलाकर के MCQ दिया गया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि लाइसोसोम क्या है। तो देखिए, लाइसोसोम एक प्रकार का पाचन केंद्र होता है, ठीक है। लाइसोसोम एक प्रकार का पाचन केंद्र होता है, तो ऑप्शन ए होगा, जिसे कोशिका का एटम बम या फिर आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। गुणसूत्र की संख्या सबसे कम किस में होती है, तो गुणसूत्रों की संख्या सबसे कम जो होता है वो आपका जीवाणु में देखने को मिलता है, ऑप्शन ए होगा। किसे कोशिका के अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है, तो कोशिका के अचल संपत्ति के रूप में हम किसे जानते हैं, तो ऑप्शन डी होगा, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड को कोशिका का अचल संपत्ति के रूप में जानते हैं। किसमें असूत्री विभाजन होता है, तो मैंने बताया कि असूत्री विभाजन जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ, इन सभी में होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जीवाणु यहाँ पे टिक करेंगे, ऑप्शन ए। समसूत्री विभाजन कितने चरणों में होता है, तो ये 5 चरणों में होता है, जिसको हम लोग अलग अलग फेज में नाम जानते हैं। समसूत्री विभाजन 5 चरणों में होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। फटाफट बस वीडियो को देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, राइट आंसर गेस करिए, क्योंकि सभी चीज़ें मैंने ऊपर में आपको बता दिया। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है। नेक्स्ट आता है कि कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, सभी को पता होगा। प्रोटीन का संश्लेषण वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइबोसोम के अंतर्गत होता है, ठीक है। राइबोसोम सर्वप्रथम रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिकाओं में देखा था। साथ ही साथ पैलेड ने 1953 में जंतु कोशिकाओं में देखा था, और इसका नामकरण किया गया था किसके द्वारा, रॉबर्ट के द्वारा 1958 में। अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है किसमें, अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है आपका गुणसूत्रों में, यानी क्रोमोसोम में। यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अनुवांशिकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था, अनुवांशिकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो W वाटसन ने, ठीक है, W वाटसन ने। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो सबसे बड़ा कोशिकांग जो है वो प्लास्टिड का होता है, ठीक है, प्लास्टिड, ऑप्शन सी। गोल्जी का प्रमुख कार्य क्या है, तो गोल्जी का प्रमुख कार्य होता है श्रवण, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, जिसे यातायात प्रबंधक पुलिस ट्रैफिक के नाम से, ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो हाफ मिस्टर ने किया था, ऑप्शन सी। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहा जाता है, ऑप्शन ए होगा। पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है, बस आंसर गेस करते चलिए, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर गेस करते चलिए। पत्तियों का हरा रंग जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो लवक होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, हमने बात किया था, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है भोजन संग्रहण करने में मदद करता है और ये खाद्य पदार्थों को रंग प्रदान करता है, और क्लोरोप्लास्ट जो कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है कौन, तो जस्ट हमने बात किया कि ये आपका क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है, तो बी यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है, तो प्रोटीन संश्लेषण करना, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण करना, तो ऑप्शन बी होगा। टमाटर का लाल रंग क्या कारण क्या है, तो लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है, तो सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अनुवांशिकी का पिता या फिर जनक किसे कहते हैं, तो ग्रेगर मेंडल को माना जाता है, ऑप्शन ए। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है किसमें, तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो तरुण पुष्प कलिकाओं में देखने को मिलता है,
ऑप्शन डी हो जाएगा। समसूत्री विभाजन किस में होता है? तो समसूत्री विभाजन ये कायी कोशिकाओं में होता है, तो ए होगा, कायी कोशिकाओं में होता है। और समसूत्री विभाजन को सबसे पहले किसने देखा था? विर्चाऊ ने देखा था 1855 में, ठीक है। मतलब देखिए कोशिका विभाजन को सबसे पहले विर्चाऊ ने देखा था 1855 में, और समसूत्री विभाजन को वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा था। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कोशिका विभाजन को सबसे पहले 1855 में विर्चाऊ ने देखा, राइट। कोशिका विभाजन के जो पार्ट होते हैं जैसे समसूत्री विभाजन हो गया, अर्धसूत्री विभाजन हो गया, तो समसूत्री विभाजन को वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा, और 1882 में, ठीक है, 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस कहा था। तो ये याद रखेंगे। चलिए, पुरुष जीन संगठन कौन होता है? तो पुरुष जो होता है क्या कहते हैं? XY होता है, पुरुष XY, ऑप्शन बी हो जाता है। विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो विकास का सिद्धांत जो है वो डार्विन ने दिया है, तो डी यहाँ पे राइट है। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो नेचुरल सिलेक्शन है वो भी आपका डार्विन ने ही दिया है, तो बी है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? HD व्रिज, एगोडी व्रिज, ऑप्शन सी। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? तो हल्दी में पीले रंग का जो कारण होता है वो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, जेंथोफिल, ठीक है, जेंथोफिल के कारण होता है, ऑप्शन सी। प्रकाश संश्लेषण में कौन सहायक होता है? तो हरित लवक, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, और इसमें धातु जो होता है वो आपका मैग्नीशियम होता है। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो वो पौधा मटर है, ऑप्शन ए मटर। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था, ऑप्शन ए डी डुबे। एक जीन एक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो हम जानते हैं कि एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत जो है वो दिया गया था वीडल एवं टैटम ने, वीडल एवं टैटम, ऑप्शन ए। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने तैयार किया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो तैयार किया गया था वाटसन एंड क्रिक के द्वारा 1953 में, और 1962 में इस कार्य के लिए इन लोगों को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। राइबोसोम किससे बने होते हैं? तो देखिए राइबोसोम जो बने होते हैं वो आपका आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, आरएनए और प्रोटीन का, तो ऑप्शन बी होगा। कोशिका का एटम बम किसे कहते हैं? तो वापस से इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप लोग खुद से बता देना करेक्ट क्या होगा। जीन किसके बने होते हैं? तो जीन जो बने होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, तो यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो जीवन की उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्ब्रियन काल में, ऑप्शन सी हो जाता है राइट आंसर। तो कुल मिलाकर 35 MCQ भी हमने देख लिया। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए इस तरह की रोजाना वीडियोस के लिए। तो हम मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।